मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या जिसे हम केंद्रवर्ती मान के नाम से भी जानते हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कई कमेंट्स आ चुके हैं कि सर हमें इस पर वीडियो चाहिए, आप सभी के पेपर भी हैं, तो इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम केवल थ्योरेटिकल पोर्शन को ही कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार के क्या डेफिनीशन हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके सूत्र क्या हैं, और एक दो न्यूमेरिक क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए फिर 1 सितंबर से कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स पर वीडियोज़ आएंगे, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। हमारे चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी या जिसे साइकोपैथोलॉजी भी कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान या कहीं पर इसको बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है, इन सभी के कंप्लीट नोट्स चैनल पर प्रोवाइड हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले यह जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मान की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है तो रिजल्ट अनाउंस होते टाइम पे बताया जाता है कि जो बच्चों का एवरेज प्राप्तांक रहा या एवरेज मार्क्स रहे वो 60% के आसपास में है या 65% के आसपास में है। ऐसा आपने सुना होगा कि अभी जैसे रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ, हाई स्कूल का जो रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सीधा रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी बताया गया कि जो बच्चों का एवरेज नंबर आए हैं वो 60 से 65 के बीच में है, या कई बार होता है कि 60% के आसपास में उनके मार्क्स आए हैं। तो ये 60% सभी के मार्क्स तो आए नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो दिया है लाखों बच्चों ने, लेकिन बताया क्या जा रहा है कि 60% के आसपास में सभी के मार्क्स हैं। तो वो किस आधार पे 60% को किस आधार पर सभी के प्राप्तांकों के रूप में देखा जा रहा है, तो वो क्या है कि जितने भी बच्चे हैं उनके केंद्र में जो मान है, उनके प्राप्तांकों का जो केंद्र बिंदु है वो 60 के आसपास में है। जैसे इसके लिए क्या करते हैं कि सभी बच्चों के प्राप्तांकों का केंद्रीय मान निकाला जाता है और वो हम मीन, मीडियन या मोड के द्वारा निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एवरेज निकाल लिया, जितने भी बच्चे थे उन सभी का एवरेज निकाल लिया गया, और एवरेज निकालने के बाद जो अंक प्राप्त हुआ वो उस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जैसे जो हाई स्कूल के रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबका प्राप्तांक निकाला गया, अब प्राप्तांकों का फिर एवरेज निकाला गया, औसत निकाला गया, तो औसत कितना आया 60। अब उस 60 में कोई बच्चा ऐसा भी है जो 95% मार्क्स पाया है और कोई बच्चा ऐसा भी है जो 35% मार्क्स पाया है, लेकिन जब सबका मिलाकर एवरेज निकाला गया तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो जो 60 आया वो उस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उस समूह में 95 से लेकर 35 तक नंबर वाले बच्चे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, केंद्र में कौन है, 60। तो ये हो गया आपका केंद्रीय मान जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तब यहाँ पर आप देखें, किसी समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जिन मानों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम केंद्रीय मान कहते हैं या केंद्रीय माप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 60% है वो उस समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि किसी समूह का केंद्रीय मान उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है, और समूह के अधिकतर प्राप्तांक उसके इधर उधर ही होते हैं। कुछ प्राप्तांक उससे कम होते हैं
कुछ प्राप्तांक उससे ज़्यादा होते हैं। मतलब मैक्सिमम की बात की जा रही है कि ज़्यादातर आप खुद देखें कि जो रिज़ल्ट आता है उसमें सभी टॉप नहीं करते या सभी नहीं फेल हो जाते हैं। जो मेजॉरिटी रहती है वो किसके पास में रहती है, वो 60 के आसपास में ही रहती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके 80 से ऊपर नंबर जाते हैं या 40 से नीचे नंबर जाते हैं। तो मैक्सिमम प्राप्तांक 60% के आसपास में ही रहता है। अब यहाँ पर जो इसका परिभाषा निकल के आ रही है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की, वो ये निकल के आ रही है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है जिसके आसपास उस समूह के अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान सेंट्रल टेंडेंसी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इनके 3 टाइप्स बताए गए हैं, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों के द्वारा हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को निकालते हैं। तीनों के अलग अलग तरीके हैं, तीनों के अलग अलग गुण हैं और उनकी अलग अलग उपयोगिता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यमान की, कि मध्यमान का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके सूत्र क्या हैं। तो आपने अंकगणित में औसत निकाला होगा। तो अंकगणित में जिसे आप औसत कहते हैं उसी को हम सांख्यिकी की भाषा में, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम उसे मध्यमान या माध्य या फिर मीन कहते हैं। और यह किसी समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। जैसे आप जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या बताता है, एवरेज एक ऐसे नंबर को बताता है जो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसके केंद्र में क्या है उसको बता रहा है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ा जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इसके दोनों ओर के जो प्राप्तांक रहते हैं उनके विचलन का योग बराबर होता है या उनके विचलन का योग 0 होता है। मतलब ऊपर जितने स्कोर नीचे भी उतना ही स्कोर। अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि विचलन क्या है और विचलन का स्कोर कैसे बराबर होता है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम यह देखेंगे कि विचलन क्या होता है, विचलन को कैसे निकालते हैं और कैसे विचलन का मान मध्यमान के ऊपर और मध्यमान के नीचे दोनों तरफ का जो मान रहता है उसका योग 0 होता है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर 5 विद्यार्थियों के स्कोर दिए गए हैं, उनके प्राप्तांक दिए गए हैं और उसका औसत निकाला गया है, या कह सकते हैं कि उसका मीन निकाला गया है, कि पांचों प्राप्तांकों को जोड़ लिया गया है और उनकी संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या से उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो 5 छात्रों के जो प्राप्तांक हैं 15, 37, 23, 28, 17, इनको जोड़ लिया गया, उनका योग आया 120। और छात्र कितने हैं 5, तो 5 से हमने 120 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास औसत निकल के आ गया, जिसे हम मध्यमान या मीन भी कहते हैं। तो अब यहाँ देखें आप, औसत हमारा कितना आ गया, जो हमारा मध्यमान आया वो आ गया 24। यानी 24 क्या है, इन प्राप्तांकों के केंद्र में है, केंद्र बिंदु है। 24 इनका सेंट्रल टेंडेंसी कितनी है इस प्राप्तांकों की, 24 है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मान 24 है। अब 24 के ऊपर का प्राप्तांक और 24 के नीचे कितने प्राप्तांक हैं उनका विचलन हमें निकालना है। और उसके बाद हम यह देखेंगे कि क्या उनके विचलन का योग 0 आता है। तो 24 के नीचे 3 प्राप्तांक हैं, 15, 17 और 23। अब इन सभी को हम माइनस करेंगे तो 15 में से 24 तो माइनस होगा नहीं, और अगर होगा तो निशान किसका आएगा, वो आएगा माइनस का, क्योंकि 24 बड़ा है। और 15 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो आएगा -9। सेम चीज़ 17 के साथ होगा। 17 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो -7 आएगा। ये जो घटाना है, जो हम घटा रहे हैं उसको, इसी को विचलन कहते हैं।
15 में से 24 को घटाया गया तो 15 और 24 का विचलन कितना है? -9। 17 और 24 का विचलन कितना है? -7। 23 और 24 का विचलन कितना है? -1। फिर 28 और 24 का, अब 28 24 से बड़ा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +4। फिर 37 और 24 +13। अब देखिए, आप जानते हैं कि प्लस प्लस एक तरफ जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस एक तरफ, तो दोनों का योग आप देख रहे हैं, ऊपर भी 17 आ रहा है, नीचे भी 17 आ रहा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके विचलन का योग 0 आ गया। अब यहाँ पर डेफिनीशन दी गई है इसके आधार पर कि मध्यमान किसी समूह के प्राप्तांकों का औसत मान होता है जिसके दोनों ओर के प्राप्तांकों का विचलन समान होता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा। अब यहाँ पर दिया गया है अवर्गीकृत प्राप्तांकों के मध्यमान ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप में नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा है। देखते हैं इसको, इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। इसका फॉर्मूला बताया गया है m = σx/n। ये आपका मध्यमान का फार्मूला है, इसको याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मध्यमान का फार्मूला क्या है, तो ये किसके लिए है? ये ऐसा फार्मूला है जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, जहाँ पर m यानी मध्यमान, सिग्मा जो ये निशान आपको दिख रहा है, ये सिग्मा का निशान है, योग का संकेत है, योग, और आगे x है। x क्या है? प्राप्तांकों का संकेत है, और n छात्रों की संख्या का संकेत है। तो इसका टोटल फार्मूला क्या है? σx/n, यानी जितने प्राप्तांक हैं उनको योग कर लिया गया। जैसे अभी ऊपर आपने देखा था कि क्या किया गया था, पाँच स्टूडेंट्स के जो प्राप्तांक है, प्राप्तांकों का हमने योग कर लिया था, और स्टूडेंट की जो संख्या थी, संख्या कितनी थी? 5। कंफ्यूज मत होइएगा, प्राप्तांक और संख्या को अलग अलग समझिएगा। प्राप्तांक जो उन्हें नंबर मिला वो प्राप्तांक है, और संख्या क्या है? जो नीचे उनकी संख्या बताई जा रही है कि बच्चे कितने बच्चे थे, तो बच्चे थे 5 और उनके नंबर का टोटल कितना आया था? 120। तो सिग्मा x हो गया आपका 120, और बच्चे n 5 थे, तो इसीलिए हमारा जो मध्यमान निकल के आया था वो 24 निकल के आया था। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है, सेम फार्मूले का यूज़ किया गया है। यहाँ पर 10 छात्र हैं, तो आपका n कितना हो जाएगा? छात्रों की संख्या n होती है, तो n कितना हो गया? 10। सिग्मा x निकालना है, तो x क्या है? आपके जो प्राप्तांक दिए गए हैं 23, 15, 8, 31, 30, 21, 19, 24, 26, 33, ये सभी आपके प्राप्तांक हैं। तो प्राप्तांकों का योग किसे कहते हैं? सिग्मा x को हम प्राप्तांकों का योग कहते हैं। तो इसको हम योग करके सिग्मा x निकाल लेंगे, और फिर n हो गया आपका 10, क्योंकि वह छात्रों की संख्या है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आ गया 23। ये आपका हो गया औसत या मध्यमान। अब अगर संख्या बहुत ज़्यादा हो, जैसे अगर बहुत ज़्यादा संख्या में दी गई हो इस प्राप्तांक, तब फिर वहाँ पर जो सिग्मा x वाला मेथड है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे देखें, जो सबसे छोटा नंबर है उसको नीचे लिखा गया है, और फिर जो नंबर रिपीट हुए हैं उनको नहीं लिखा गया है, सिर्फ नंबर्स को लिखा गया है। 7, 8, 13। अब 17 जैसे 4 बार आ गया है तो उसको 4 बार नहीं लिखा गया, 17 के सामने आवृत्ति में 4 लिख दिया गया है। फिर ऐसे 36 तक लिखा गया है। अब ये आवृत्ति मतलब जो दोबारा आ रहा हो, तो 7 एक ही बार आया है, 8 भी एक ही बार आया है, 13 भी एक बार आया है, लेकिन 17 आप देखें ऊपर तो 4 बार आया है। तो 17 की आवृत्ति कितनी है? 4 टाइम्स। तो आप 17 के आगे 4 लिख देंगे। फिर ऐसे ही सबका निकाल लिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर सिग्मा x आपको निकालना था, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो फार्मूला है यह है सिग्मा fx/n का। तो f आपको पता है, x भी आपको पता है, fx आप गुणा करके निकाल लेंगे, f और x को गुणा करके आप निकाल लेंगे, और फिर सिग्मा लगा हुआ है तो इनको जोड़ लेंगे, आपको सिग्मा x पता चल जाएगा, और n से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जैसे इनको n से डिवाइड करके
आपका मध्यमान आ गया 22। ये आपका एक सरल विधि है, यहाँ पर जो दिया गया है m = AM प्लस सिग्मा FD अपॉन n। यहाँ पर m आपका मध्यमान है, AM आपका एक कल्पित मध्यमान है जिसे आप मान लेते हैं कि हाँ मैंने माना कि ये मेरा मध्यमान है। सिग्मा FD कल्पित मध्यमान से जो विचलन है उसका योग है, और n क्या है, जो संपूर्ण आवृत्तियों का योग या कुल प्राप्तांक है। अब इसको यहाँ पर आप देख लें एक बार, जैसे जो फार्मूला अभी आपने देखा, आपको ये जैसे दिया गया है ग्रुप। अब आपने क्या किया, सेम ग्रुप है, वहाँ यहाँ पर आपने क्या किया, आवृत्तियाँ हैं, आपने एक अंक को जो बीच में आ रहा है, तो बीच में यहाँ पर 22 आ रहा है, तो 22 को आपने मान लिया कि ये हमारा, माना कि ये हमारा मध्यमान है। अब 22 से आप विचलन निकाल लेते हैं, प्राप्तांकों का विचलन, जैसे अभी आपने ऊपर निकाला था 7 22 तो -15 आ गया, क्योंकि 7 में से 22 तो जाएगा नहीं, -15, फिर 8 22 तो -14, 13 22 -9, फिर 22 के ऊपर की संख्याओं का निकालेंगे तो प्लस में आता जाएगा। फिर देखें, हमें पता है कि जो विचलन होते हैं, विचलन बराबर होते हैं, शून्य होता है उनका मान, तो 63 ऊपर आया, 63 नीचे आया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, m = AM प्लस सिग्मा FD अपॉन n। तो हमारे पास AM दिया गया है जो हमने माना, n हमारे पास है, FD भी हमने निकाल लिया जो 0 है, सिग्मा FD हमारा 0 है। तो हम यहाँ पर उसको फार्मूले में रख देते हैं। तो देखिए फार्मूले में रखा गया, तो आपका AM 22 प्लस FD हमारा 0 है, तो वो फिर पूरा वो टर्म ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को हम किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपका 22 निकल के आ गया मीन। आपने देखा ऊपर वाले मेथड से भी 22 ही आया, नीचे वाले मेथड से भी 22 ही आया, लेकिन ऊपर वाला मेथड थोड़ा लेंदी था, नीचे वाला मेथड थोड़ा इजी था। तो ये हो गया ऐसे ग्रुप का डाटा जब ग्रुप अनस्ट्रक्चर्ड हो, मतलब उसको क्लास इंटरवल में ना डिवाइड किया गया हो। अब हम जानेंगे कि अगर ग्रुप डाटा हो, डाटा को जो प्राप्तांक है वो वर्गीकृत हो, तो उसका मध्यमान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब छात्रों की संख्या और भी अधिक हो, तो ऊपर की जो दोनों मेथड हैं उनसे मीन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम उन्हें क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल बना लेते हैं, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे ये 30 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है, प्राप्तांक दिए गए हैं। अब इसका हमें मध्यमान निकालना है, तो अगर आप ऊपर के फार्मूलाज को यूज़ करेंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगा, बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अब उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि क्लास इंटरवल और क्लास साइज़ में क्या अंतर है, तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहले इसको क्लास में डिवाइड करें, देन उसके बाद हम इसका मीन निकालते हैं। हमें इसका साइज़ पता होना चाहिए, क्लास का साइज़ कितना है, और क्लास का साइज़ जानने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो आप देखें तो सबसे छोटा यहाँ पर 12 है और सबसे बड़ा यहाँ पर 48 है। तो क्लास की साइज़ निकालने का जो फॉर्मूला है H-L + 1, यानी हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1। तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर है 48, लोएस्ट स्कोर है 12 + 1, तो 48 में से हम 12 को माइनस करेंगे, आया 36, और 36 में हम फिर एक जोड़ देंगे तो 37। तो ये हो गया आपका क्लास का साइज़, क्लास साइज़। और हमें अब बनाना है क्लास वर्ग बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे लोएस्ट कौन सा स्कोर था, ऊपर 12 था, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग किससे की गई है, 10 से। 10 से स्टार्टिंग किया गया है, और 10 से 14, तो 10 से लेकर 14 को एक ग्रुप में रखा गया, यानी 10 से और 14 के बीच में जितने भी स्कोर ऊपर आए थे। अब यहाँ आप देखें कि 10 से 14 के बीच में कितने स्कोर थे, तो यहाँ पर एक 12 है और फिर नीचे आपको एक 14 दिखाई दे रहा है, यानी 2 स्कोर है 10 से 14 के बीच में।
तो 10 से 14 के बीच में ये देखिए सामने फ्रीक्वेंसी 2, ऊपर 2 स्कोर थे। फिर उसी तरीके से 15 से 19 के बीच में, तो उसमें भी 2 स्कोर हैं। फिर 20 से 24 के बीच में 4 स्कोर हैं। 25 से 29 के बीच में 7 स्कोर हैं। 30 से 34 के बीच में 8 स्कोर हैं। फिर 35 से 39 के बीच में 2 स्कोर, 40 से 44 के बीच में 2 स्कोर और 45 से 49 के बीच में 3 स्कोर। अब बात आती है क्लास इंटरवल की। जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्लास इंटरवल क्या होता है कि दो ग्रुप के जो 2 स्कोर है उनके बीच पे जो गैप होता है उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे 10 से 14 के बीच में, तो 10, 11, 12, 13, 14, 5 अंक आ रहे हैं, तो क्लास इंटरवल कितना हो गया 5। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मिड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है कि 10 से और 14 के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो हम मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 और 14 को जोड़ लिया आपने और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका मिड पॉइंट आ गया 12। ऐसे ही 15 और 19 को जोड़ लिया, 34, डिवाइड कर दिया 2 से, 17, तो आपके इधर ये मिड पॉइंट निकलते जा रहे हैं। अब मिड पॉइंट जो आया उसको हम फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देते हैं। f और x को गुणा कर दिया गया, तो आपका नीचे देखिए यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में आपका fx निकल आया और फिर सभी fx को जोड़ दिया गया, तो सिग्मा fx निकल आया। अब आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, m = सिग्मा fx/n। सभी चीज़ें आपको पता चल गई है, ऊपर आपने रख दिया, इसमें आपका मीन निकल कर आ गया 29.67। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसलिए जो बाकी चीज़ें हैं मीडियन और मोड को और मीन की क्या उपयोगिता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, और इसके साथ साथ मीन क्या होता है और मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।